मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रजनीश सर एनपीआर कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम बाकी जो इसके पहले मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उससे हट करके एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि इतिहास है। ठीक है, इतिहास को भी जैसा हम जानते हैं कि इतिहास आपका 3 हिस्सों में बांटा जाता है अध्ययन की सुविधा के हिसाब से। पहले आपका प्राचीन इतिहास होगा, फिर मध्यकालीन इतिहास होगा और फिर आपका क्या होगा, आधुनिक भारत का इतिहास। तो पढ़ना तो हमें इन तीनों का है, लेकिन चूंकि सिलेबस के पैटर्न को अगर हम पिछले 4 साल 5 साल में देखें तो आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम आधुनिक इतिहास का चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। आधुनिक इतिहास के चैप्टर में भी अगर हम देखेंगे तो मूलतः जो यूरोपीय कंपनियां आई थी वहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे, और जो इसकी पृष्ठभूमि थी अगर हम उसकी चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि भारत में जब मुगल शासन चल रहा था उसी दौरान जो है यूरोप में जो है आपका आधुनिक यूरोप की जो शुरुआत हो चुकी थी। इसका मतलब कि पुनर्जागरण काल एक तरीके से चल रहा था, मतलब वो नई नई चीजों की तरफ तलाश में खोज में आगे बढ़ रहे थे। एक चीज और वीडियो में आप लोग से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो देखते समय बहुत ही अलर्ट और कंसंट्रेटेड होकर के आप वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें। बहुत कुछ अभी नोट करने के प्रयास में ना रहे, खाली वीडियो को बहुत ध्यान से सुनो। हमने एक कोड के फॉर्म में सारी चीजों को, घटनाक्रम को बोर्ड के ऊपर अरेंज किया हुआ है। मेरा यह दावा है कि अगर आप 1 घंटे तक लगातार इन वीडियो को बहुत ध्यान से अगर देखते हैं तो हर एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। आज के वीडियो में टोटल हम जो है यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम को हम पढ़ेंगे, जिसमें मूलतः हम पुर्तगाली और डच के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक नया प्रयास है मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चीजें समझ में आती हैं और लगता है कि जो चीजें हमने समय दिया उसका हमको एक अच्छा परिणाम मिला, तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। अगर कुछ समस्या आती है, जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है वीडियो के तहत जो है, तो आप उसको कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो फिर से हम अपने पुरानी बात के ऊपर आते हैं कि चूंकि हमने बताया था कि इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला आपका प्राचीन भारत है, दूसरा आपका मध्यकालीन भारत है और तीसरा आपका कौन सा भारत है, आधुनिक काल भारत का इतिहास है, जिसको हमको आपको पढ़ना है। प्राचीन भारत की अगर हम शुरुआत करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल से, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य जब चलना शुरू किया, आगे बढ़ा, फिर उसने अपनी सभ्यता का विकास किया, वहां से लेकर के 700 BC तक, 700 ईसा पूर्व तक जो है जो आते हैं डेटा, वो आपका प्राचीन भारत के इतिहास तक में आता है। उसके बाद 700 BC से 1700 AD, मतलब 700 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो समय है वो एक तरीके से मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुख्यतः हम जो है सल्तनत काल और दिल्ली सल्तनत के बारे में और आपका मुगल काल के बारे में आपको पढ़ते हैं, मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। और आज की क्लास में जो चीज हम चर्चा करने वाले हैं उसमें एक तरीके से जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है उसमें एक तरीके से मुगल काल का पतन हो रहा होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट और बाकी जहादार शाह और जो आपके फारूक सियर वगैरह जो आते हैं वो उतने जो है जिम्मेदार और उतने ही प्रतापी जो है बादशाह नहीं होते हैं, जिनकी वजह से जब यूरोपीय कंपनियां आती हैं तो उसमें ब्रिटिशर्स अपना आधिपत्य धीरे धीरे क्या करते हैं, जमाना शुरू कर देते हैं। तो उसके क्रम को पढ़ते हुए पहले हम सबसे ऐतिहासिक और सबसे प्रारंभिक पृष्ठभूमि की तरफ आते हैं कि क्यों यूरोपीय कंपनियां हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई, किस तरह से उन्होंने अपने नए रास्ते तलाशे, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना अगर हम ध्यान से दें तो मैंने आपको बताया कि जो आपका समय था जिस समय हम आधुनिक भारत इतिहास को पढ़ते हैं तो यूरोपीय कंपनी में पुनर्जागरण का काल चल रहा था, वो नई नई चीजें ढूंढने के प्रयास में थे। और उसी समय घटना होती है 1453 ईस्वी की। 1453 ईस्वी की घटना में क्या है कि एक सल्तनत होता है, उस्मानिया सल्तनत, जहां पर रहने वाले तुर्क थे। और ये आप अगर मैप में देखेंगे तो ये देखिए, मैंने आपको एक मैप का एक अच्छा ढांचा आपके सामने तैयार किया हुआ है, जिसमें हमने वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप दोनों को बताया हुआ है। जो जो चीजें मैं आपको यहाँ पे डेटा बताऊंगा उसको मैं फिगर में डिनोट करता चलूंगा। फिगर अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो चीजें आपके दिमाग में बहुत गहराई से जाएंगी और जो आपको दिमाग में काफी लंबे समय तक रहेंगी। ये केवल इतिहास में नहीं, आपको ज्योग्राफी में भी, भूगोल में भी आपको काम आएगा। तो एक अच्छा और गूढ़ नॉलेज आपके पास मिलेगा जो आपके बहुत सारे पेपर्स में काम आने वाला है। इसलिए मैप को बनाना बहुत ही आवश्यक है, समझना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा सा जूम करेंगे इसके ऊपर तो आप देखेंगे कि मैंने इस मैप को यहाँ पे बनाया हुआ, ये भारत का मैप है, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। और अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे प्रारंभिक तौर पे अगर आप जानते होंगे तो जानते भी होंगे कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है
और यह जो पोर्शन आपका भूखंड आपको दिखाई पड़ रहा है, यह एक बहुत बड़ा भूखंड था जो प्राचीन काल में यूरेशिया महाद्वीप कहलाता था। कौन सा महाद्वीप? यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता था। एक प्रश्न पूछता है कि यूरेशिया महाद्वीप में जो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पे एक लाइन बनती है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पर्वतमाला की श्रेणी आती है, और यह जो श्रेणी होती है वो आपका किसके अंतर्गत आती है? ये आपकी यूराल पर्वतमाला कहलाती है। तो इसका उत्तर आपका यूराल पर्वतमाला होगा। यूराल पर्वतमाला यूरोप को एशिया से क्या करता है? अलग करता है। इधर आपका यह जो पोर्शन इधर है, यह यहाँ से ये इतना पूरा भारत लिए, और इधर आपका चाइना वगैरह लिए, जो रूस लिए, ये सब आपका पोर्शन इधर आपका रूस पड़ेगा। तो ये सब आपका जो हो जाएगा किधर? आपका एशिया में आ जाएगा। और इधर के जो मेनली यूरोपीय कंपनियां जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो सब के सब ये आपका यूराल पर्वत से पश्चिम की ओर जितनी भी कंपनियां होंगी, ये अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर की तरफ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? यूरोप के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो मैप बनाने की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। मोबाइल में अब तो एप्स भी अवेलेबल हैं, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, खाली आप टाइप करेंगे, जो भी आपको देश ढूंढना पड़ेगा वो आपको गूगल मैप में साफ साफ दिखाई पड़ेगा। अगर आपको नहीं ये चीज मिल पाएगी तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको एप्स के नाम कुछ कमेंट में सजेस्ट कर दूंगा, और आप वहां से इस चीज को तो देख सकते हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको जो भी देश के नाम आपको ढूंढना है वो आप उसमें टाइप करिए, आपको तुरंत खुल करके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये मैंने देशों के बारे में आपको बता दिया कि ये देश ऐसे हैं। तो यही यूरोप है, यहीं से आते थे। जो व्यापारिक मार्ग था, जो हमारा प्रारंभिक व्यापारिक मार्ग था, अगर आप देखेंगे तो यह आपका यूरोप पूरा देश, ये पूरा प्रदेश आपका यूरोप जो है महाद्वीप है, और यहीं से होते हुए ये यहाँ पे तुर्क है या अरब है, यहाँ पे इराक, ईरान होते हुए अफगानिस्तान होते हुए भारत, आप मैप देख रहे होंगे भारत में, भारत ये लोग परंपरागत जो मार्ग था वो यही मार्ग था, इसी के तहत ये लोग आया करते थे भारत में। लेकिन होता क्या है कि मैंने आपको वही बताया कि 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत तुर्क ने कुस्तुनतुनिया जो है क्या कर लिया? जीत लिया। यहाँ पे कुस्तुनतुनिया वाले पोर्शन में तुर्कों का एकाधिकार हो जाता है, और जो ही एकाधिकार होता है तो इधर आपका यूराल पर्वतमाला है, और इधर आपका क्या है? इधर आपके पास में जो है इधर आपका तुर्क है। तो ये कुस्तुनतुनिया आपका कब्जे में आ जाता है, और जब ये कब्जे में आ जाता है तो कब्जे में आ जाने की वजह से, वीडियो छोटा कर दिए ताकि पूरा बोर्ड आए सामने, पूरा बोर्ड आ रहा है ना? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अब जो है पूरा कंप्लीट पोर्शन आपका जो है ये कब्जे में आ जाता है, और जब ये कब्जे में आ जाता है तो कब्जे में आ जाने की वजह से अब यूरोपियों को जो परंपरागत मार्ग था व्यापार करने का वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो व्यापार था भारत से वो बहुत ही प्राचीन समय में था, प्राचीन समय से हुआ करता था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जब यूनानियां हुआ करते थे तो यूनानियों से उनका व्यापार हुआ करता था। ये बहुत परंपरागत, बहुत प्राचीन समय से था। लेकिन जब ये घटना होती है 1453 ईस्वी में, जिसकी वजह से इनका परंपरागत मार्ग जो है वो क्या रहता है? बाधित हो जाता है। और जब बाधित हो जाता है तो चूंकि पूरे जो यूरोपीय देश थे वो एक तरीके से भारत पर गरम मसाला और जो है काली मिर्च के लिए और जो कपड़े वगैरह थे इनके ऊपर वो डिपेंडेंट थे, इन्हीं के ऊपर निर्भर थे। तो इनकी ये जरूरत थी जिसको पूरा करना बहुत आवश्यक था, और जिसके लिए वो परंपरागत मार्ग को छोड़कर अब नए मार्ग के तलाश में चलते हैं। तो उस समय की एक सबसे अच्छी बात यह थी कि चूंकि यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था, वह लोग दिशा सूचक यंत्र जो है खोज चुके थे, जिससे वो समुद्री यात्राएं करने में जो है निपुण हो चुके थे। और जिसमें सबसे पहला प्रयास जो है, सबसे पहला प्रयास आप देखेंगे तो 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियास, इधर तक कह रहा है, बार्थोलोम्यू डियास आशा अंतरिक्ष के पास में जो है ये बार्थोलोम्यू जो डियास था वह निकलता है। यह जो है कौन? बार्थोलोम्यू डियास। अब अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाल का ही रहने वाला था। यहाँ मैप में अगर आप देखेंगे तो बार्थोलोम्यू डियास पुर्तगाल का ही रहने वाला था। और ये जो लाइन में खींच रहा हूँ इसी लाइन से होते हुए, इसी रास्ते से होते हुए अफ्रीका के सबसे नीचे वाले पोर्शन में, जिसको क्या बोलते हैं हम? केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप पहुंचता है, और केप ऑफ गुड होप पहुंच करके जो है वह यहां से वापस जाता है। ठीक है, तो पहला प्रयास जो है इसने ढूंढते हुए, मतलब बार्थोलोम्यू डियास कहां पर पहुंचा था? ये जो आपका अफ्रीका के सबसे निचले बिंदु तक पहुंचा। ठीक है, फिर 1487 के बाद 5 साल बाद 1492 ईस्वी में हम जब आएंगे तो कोलंबस आता है। कोलंबस रहने वाला कहाँ का था? इटली का रहने वाला था। और पेरिस में जो स्पेन में रहने वाले लोग थे, स्पेन में रहने वाले लोग उसको फाइनेंस करते हैं, उसको पैसा देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप जो है अब हमारे लिए भारत की खोज करिए। तो कोलंबस जो है 1492 ईस्वी में निकलता है भारत की खोज में, और वह सीधे सीधे निकलता है और कहां पहुंच जाता है? अमेरिका की तरफ पहुंच जाता है। जब वो अमेरिका की तरफ पहुंच जाता है तो उसको ये प्रश्न बनता है कि बताइए
कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किसी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, अमेरिका, देखिए कोलंबस निकला था भारत की खोज में, लेकिन वो पहुंच कहां जाता है? सीधे चलते चलते कहां पहुंच जाता है? अमेरिका पहुंच जाता है। इस वजह से अमेरिका का खोजकर्ता कौन बनता है? कोलंबस बनता है। फिर आने वाले समय में 5 साल बाद जो है फिर से एक बार और प्रयास किया जाता है भारत की खोज में, और जो है वास्को डिगामा नाम का नाविक, जो 1497 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक था, यह जो आपका निकलता है, और यह फिर वापस जो पहले 1487 ईस्वी में, मैं आपको बता दूं कि 1487 ईस्वी में जो बार्थोलोम्यू डियास आया हुआ था, उसी के जस्ट 10 साल बाद ये आपका पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डिगामा प्रयास करता है। किसमें? 1497 ईस्वी में। 1497 ईस्वी में यह प्रयास करता है, और 1497 ईस्वी में प्रयास करते हुए कहां पहुंच जाता है आपका जो है? तो ये पहुंचता है कहां पे? वही पोर्शन जहां पे बार्थोलोम्यू डियास पहुंचा रहता है, अफ्रीका का सबसे निचले बिंदु, यहीं से पुर्तगाल से निकलते हुए ये घूमते हुए कहां पहुंच जाता है? नीचे वाले पॉइंट तक पहुंचता है। और जब ये नीचे वाले पॉइंट तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे गुजरात में कौन सी जगह रहती है? केप ऑफ गुड होप रहती है। केप ऑफ गुड होप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे तो बार्थोलोम्यू डियास भी पहुंचे रहते हैं। अब समस्या थी कि यहाँ से भारत की तरफ हम कैसे बढ़े, तो भारत की तरफ बढ़ते समय उनकी जो मदद करता है वो अब्दुल मजीद नाम का एक जो है गुजराती रहता है, जो कि व्यापारी रहता है, यहाँ पे व्यापार के लिए आया रहता है। वह इनसे संपर्क होता है, तो वह इनको भारत की तरफ आगे की तरफ लेके जाता है, और वहां पर यह कालीकट में जो है पहुंचते हैं। अब जब ये कालीकट में पहुंचते हैं वास्को डिगामा, तो वहां पे अरबों का एक तरीके से उस समय भारत में अरबों का जो है थोड़ा सा एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब वो वहां पे ताकत में थे, कई सारे जगह जो उन्होंने क्या किए थे? कब्जे किए हुए थे जो। तो उसमें अरब जो है इनसे वैमनस्य रखते हैं, थोड़ा सा जो घृणा की भावना रखते हैं। और उसी समय जो है जब ये कालीकट पहुंचते हैं, तो कालीकट पहुंचते ही वहां के एक राजा रहते हैं जमोरिन, जो कि हिंदू राजा रहते हैं, जो कि वह जो है वास्को डिगामा का बहुत ही भव्य स्वागत करते हैं, और इनको जो अपने राज दरबार में जो है जगह देते हैं। यहाँ पे पुर्तगाली कई समय तक रह करके वहां पे काली मिर्च और जो है मसाले लेकर के जाते हैं, अपने वापस देश में लेके जाते हैं, और जब देश में लेके जाते हैं तो 60 गुना लाभ होता है। जो उनकी लगाई गई पूंजी रहती है उसका 60 गुना लाभ होता है। और यह खबर पूरे यूरोप में फैल जाती है कि एक नाविक जो है भारत पहुंचा, उसने वहां से उसने मसाला और काली मिर्च लेके आया, और उसने 60 गुना लाभ कमाया। जो अब इसमें जो है वो एक होड़ मच जाती है भारत पहुंचने में, और चूंकि रास्ता अब खोजा जा चुका था, तो कई सारी यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ आगे बढ़ती हैं और यहाँ पे आके व्यापार करने के क्रम में आती हैं। तो उनके आने का क्रम क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे सजाया हुआ है, यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, वो आप यहाँ पे देखेंगे और जानेंगे जो। ठीक है, तो एक प्रश्न मैं पहले बीच में डिस्कस कर देना चाहता हूं। कई बार लोग बोल देते हैं, पढ़ा भी देते हैं कि भारत की खोज करने वाला कौन था। भारत की खोज करने वाले लोग बताते हैं कौन था, आपका वास्को डिगामा था। लेकिन एक्चुअल में यह कहना बहुत ही गलत है। देखिए, भारत का जो इतिहास है वो 500 साल पुराना है। भारत की जो परंपरा, जो भारत का जो संस्कृति है वो 500 साल पुरानी है। तो भारत को कोई खोजा नहीं गया था। जो भारत पहले से ही एग्जिस्ट किया कर रहा था, जो भारत पहले से ही वहां पे था जो है। तो भारत, यह बल्कि ज्यादा सही होगा कि आप ये कहें कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा की थी। यह कहना एक तरीके से गलत होता कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा। समुद्री मार्ग की खोज कौन किया था? वास्को डिगामा किया था। ठीक है, तो अब हम आते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज और ये भी है कि ये जो आपका जो केप ऑफ गुड होप, ये जो आप देख रहे हैं नीचे जो पोर्शन था, जो अफ्रीका का सबसे नीचे वाला पोर्शन था, इसको केप ऑफ गुड होप इस वजह से कहा गया क्योंकि यहाँ से एक उम्मीद जगी भारत की तरफ पहुंचने के लिए। इसका एक अन्य नाम भी था जिसको हम लोग उत्तर मासा अंतरीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर मासा अंतरीप कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि कंपनियों का होड़ लग जाती है भारत की तरफ आने में कि भैया चलो भारत व्यापार करो, भारत में बहुत ज्यादा पैसा है और वहां से हम अगर धन इकट्ठा करेगा तो हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा आगे विकसित होंगे। तो उसमें कई सारी कंपनियां आती हैं, जिनके कंपनियों के आने का क्रम मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। उन कंपनियों के आने के क्रम को हम पढ़ेंगे और उसके बाद मैप में हम इसको समझेंगे कि ये कैसे कैसे कहाँ पे आए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कंपनियों के आने के क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ 5-6 कंपनियां हैं जो बारी बारी से आती हैं। सबसे पहले देखेंगे पुर्तगाली आए थे। मैप में अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाली यहाँ पे जो सबसे कोने वाला पोर्शन है, ये आपका पुर्तगालियों का यहाँ पे सबसे नीचे कोन है। ठीक है, ये कोने पोर्शन क्या है? पुर्तगाली है। तो पुर्तगाली को हम नंबर 1 यहाँ पे ग्रेडिंग कर देते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे कौन आता है? पुर्तगाली आता है। किस सन में आते हैं? 1498 ईस्वी। फिर दूसरा आपके नंबर पे कौन आते हैं? डच आते हैं। डच कौन से नंबर पे, डच कौन से सन में आते हैं? 1595 ईस्वी में। कौन से सन में आते हैं? 1595 ईस्वी। ठीक है,
डच का अगर आप देखेंगे तो जो जगह है जहां पे वो निवास करते थे आज के टाइम में, उसका नाम जो वो क्या है, नीदरलैंड है। क्या है? नीदरलैंड। फिर नेक्स्ट नंबर 3 पे आते हैं, वो ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटिश आप देखेंगे तो ये यूरोप से थोड़ा सा हट करके एक अलग ही जो है भूखंड है समुद्र में, जो यूके कहलाता है, ग्रेट ब्रिटेन, देखिए जो कि छोटे छोटे कई सारे भूखंडों को मिला करके बनाया जाता है। छोटे छोटे देश है जिसमें आयरलैंड भी शामिल है, सब मिला करके कौन है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश कहलाते हैं। जनरली सामान्यतः हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो है जितने भी सब लोग गोरे जो आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, सबको हम अंग्रेज मान लेते हैं कि सभी अंग्रेज हैं, सब हम लोगों ने शासन किया, हम लोग एक घृणा की भावना से उनको देखते हैं। लेकिन हर गोरा अंग्रेज नहीं होता है, केवल ब्रिटेन के रहने वाले, जो मैप मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटेन के रहने वाले जो ये पोर्शन है यहाँ पे आप देखेंगे इस मैप में, यही जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, ब्रिटिश कहलाएंगे, वही क्या कहलाएंगे, अंग्रेज कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे हम आते हैं। ब्रिटिश जो आए थे वो किस में पे आए थे? 1600 ईस्वी में आए थे ब्रिटिश। ये नंबर आपका 3rd हो गया। ठीक है, नंबर 2 पे कौन थे? डच थे। नंबर 3 पे आपका ब्रिटेन हो गया। मैप में आप देख रहे होंगे कि यह जो पोर्शन है यहाँ पे, ये आपका कौन सा ब्रिटिश है। डच आपका यहाँ पे है, ये मैंने बाहर आपको डिनोट किया है। नंबर 4 पे डेनिश थे। डेनिश डेनमार्क के रहने वाले थे। नंबर 4 पे जो कौन थे? डेनिश थे, ये डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनमार्क अगर आप मैप में देखेंगे इस वाले पोर्शन यूरोप में जाकर के सर्च करेंगे आप, तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो डेनिश जो है 1616 ईस्वी में आए हुए थे जो है भारत में। ठीक है, फिर अगला नंबर 5 पे अगर हम देखेंगे तो नंबर 5 पे फ्रांसीसी है। नंबर 5 पे कौन है? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी का जो टाइमिंग है वो 1664 ईस्वी है। और फ्रांस है कहाँ पे? तो फ्रांस आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर 5 पे ये है पोर्शन फ्रांस, ये मैंने आपको बनाया हुआ मैप में। ये बीच में एक पोर्शन आपका फ्रांस पड़ता है, पुर्तगाल से थोड़ा सा दूर पे लगा हुआ जो पोर्शन आपका फ्रांस पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रांस पड़ जाएगा। और आखिरी में, सबसे आखिरी में जिनकी चर्चा बहुत कम दिखाई पड़ती है आपको, वो कौन है? स्वीडिश है, जो 1731 ईस्वी में जो है भारत आए थे, सबसे अंत में आए थे जो है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में कौन आया था, तो अगर आपके ऑप्शन में स्वीडिश लिखा हुआ तो स्वीडिश ही उसका उत्तर होगा, क्योंकि सबसे अंत में आए थे। इसकी चर्चा बहुत कम मिलती है क्योंकि भारत में इन्होंने व्यापार ज्यादा नहीं किया था। इनके जो व्यापारिक संबंध थे वो मुख्यतः बहुत ज्यादा जो है अधिकतम तर चीन से थे। इस वजह से भारतीय इतिहास में इनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, इसलिए कम आपको इनके बारे में मिलता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आखिरी में सबसे अंत में कौन आने वाली कंपनी है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, आपको स्वीडिश हो जाएगी 1731 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तो कंपनियों के आने का क्रम हो गया। अब भारत में कंपनी स्थापित करने का मतलब कंपनी सेटल करने का जो है क्रम, जो अगर हम देखें कि कंपनी स्थापना का क्रम क्या है भारत में, तो अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक चार्ट इसके बगल में बनाया हुआ है जहां पे भारत में कंपनी स्थापना का क्रम आप देख सकते हैं। तो कंपनी स्थापना के क्रम में आप देखेंगे तो यहां पे मैंने बनाया कि पहला पुर्तगाली 1498 ईस्वी, दूसरा आपका अंग्रेज। अब अगर आप यहां पे देखिए तो अंग्रेज आते तो डच के बाद है, लेकिन कंपनी स्थापना के क्रम में ये आगे निकल जाते हैं और 1600 ईस्वी में ही जो है ये अपनी कंपनी स्थापित कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में जो है स्थापित होती है। तो इस वजह से अगर पूछा जाए कि सेकेंड नंबर पे कौन है, तो आपका अंग्रेज जो है कंपनी स्थापित कर लेते हैं सेकेंड नंबर पे। डच थोड़ा पिछड़ जाते हैं। डच 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी बनाते हैं और कंपनी बना करके आते हैं। यह जो लेट होता है, जो समय लगता है, वो इस वजह से लगता है क्योंकि डच जो है आते हैं जब तो वह जो डायरेक्ट भारत ना करके इंडोनेशिया चले जाते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये, और ये आपका भारत। तो इसके बीच में कुछ पोर्शन छोटे छोटे द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, उसमें आपका इंडोनेशिया भी है एक देश की तरफ जो, तो वहां पे ये लोग पहुंच गए थे डच। फिर वहां से होकर के जब भारत की तरफ आते हैं तो उनको समय लग जाता है, जिस वजह से कंपनी स्थापना के क्रम में जो है ये अंग्रेजों से पिछड़ जाते हैं। 1602 ईस्वी में ये कंपनी स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 पे डेनिश है। डेनिश मैंने आपको बताया कि कहां पे रहने वाले हैं, डेनमार्क के रहने वाले थे। ये अपनी कंपनी स्थापित करते हैं 1616 में, और फ्रांस जो कंपनी स्थापित करते हैं कितने में करते हैं, 1664। ठीक है, अब ये कंपनी स्थापना का क्रम हो गया। अब कंपनी तो स्थापित हो गई, कंपनी उन्होंने बना लिया, कंपनी एक बना करके व्यापार करने के लिए पहुंच गए। कंपनी स्थापना का मतलब ये हो गया कि वह जो है कंपनी बना करके व्यापार करने के लिए पहुंच गए। एक कई सारे व्यापारियों का समूह जो एक नाम लेकर के चले जाते थे, वही कंपनी की स्थापना मानी जाती थी। लेकिन कंपनी स्थापना होने के बाद भी भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरत पड़ी वो ये पड़ी कि जब वो व्यापार कर रहे हैं तो कच्चा माल ला करके
एक जगह रखना, फिर वहां से उसको जहाज पे चढ़ाना, फिर जब वहां से अपने देश से जब वो सामान लेकर के आए तो अपने देश में उसको उतारना है। तो ये सब काम के लिए एक व्यापारिक केंद्र की जरूरत पड़ी, जिसको हम लोग व्यापारिक कोठी बोलते हैं। तो कुछ समय बाद जब इन्होंने कंपनी की स्थापना कर ली, तो उसके कुछ समय बाद इन्होंने राजाओं से, वहां के तत्कालीन राजाओं से आज्ञा लेकर के और अपने कलबल छल से इन्होंने जो है अपनी कोठी स्थापित करने की कोशिश की। तो वह कोठी स्थापना का क्रम मैंने इसके बगल में एक चार्ट में लिखा हुआ, उसको भी आप लोग समझ लेंगे। तो अंग्रेजों ने से पहले जो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली जो है तो उसको आप देखेंगे तो जो पुर्तगाली थे वह कोचीन में 1503 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। किस ईस्वी में? 1503 ईस्वी में। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने भारत के मैप में ये पूरा बनाया हुआ। कोचीन है कहाँ पे? नीचे की तरफ से आप देखेंगे, सबसे भारत के मैप में सबसे नीचे की तरफ आपको क्या मिलता है? कोचीन मिलता है। तो पुर्तगाली 1503 ईस्वी में, मतलब 1498 ईस्वी में वो आए और 1498 से 5 साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित करी। कितने में? 1503 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में आए और ठीक 8 साल बाद उन्होंने सूरत में अपनी एक कंपनी स्थापित करने का प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। फिर डच जो है आती है 1602 ईस्वी में अपनी एक कंपनी लेकर के, और 1605 ईस्वी में इन्होंने जो है मसूलीपट्टम में अपनी कोठी जो है स्थापित करी। मसूलीपट्टम में इसने अपनी कोठी स्थापित करी। तो सूरत जो है, अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों का सूरत कहाँ पे है? तो सूरत आपका गुजरात में पड़ता था। गुजरात के पास में एक पोर्शन है जिसमें क्या पड़ेगा? आपका सूरत पड़ेगा, जहां पे अंग्रेजों ने अपनी क्या करी थी? 1608 में अपनी कोठी स्थापित करी। ठीक है। और उसके बाद डच ने मसूलीपट्टम में स्थापित करी। तो मसूलीपट्टम आप देख लेंगे, आंध्र प्रदेश के पास वाला पोर्शन होता है, ये जो है ये आपका मसूलीपट्टम कहलाता है, जहां पे 1605 में उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित करी थी। भारत के मैप में आपको मैंने बताया। फिर डेनिश थे, ये 1616 ईस्वी में अपने कंपनी बनाए थे, और जो इन्होंने कोठी बनाई, व्यापारिक कोठी, वह तंजौर के ट्रांकेम्बर में, तमिलनाडु में जो पड़ता है। तंजौर के कहां पे? ट्रांकेम्बर में। तंजौर है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, तंजौर के ट्रांकेम्बर में, तमिलनाडु में जो है यह। अब ये देखेंगे यहाँ पे है इनका, ये तमिलनाडु वाला पोर्शन है, और यहीं पे इन्होंने किनारे पे इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित करी। किन्होंने? डेनिश वालों ने। और आखिरी कंपनी जिसकी थी यहाँ पे फ्रांस की थी। फ्रांस वालों ने भी अपनी कंपनी सूरत में स्थापित करी, जहां पे अंग्रेजों की पहली कंपनी थी। तो सूरत में फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में। अब अगर आप देखेंगे तो जो है फ्रांसीसी जो है 1664 में आए थे और 1668 में अपनी जो है कोठी स्थापित करते हैं। डेनिश 1616 में आए थे और 1620 में अपनी कंपनी क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। ठीक है ना। तमिलनाडु में जो है ये ट्रांकेम्बर तंजौर में 1620 ईस्वी में अपनी कंपनी क्या किया करते हैं? स्थापित किया करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है, ये 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। ठीक है। तो ये कंपनी स्थापना का क्रम था जो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से हल्का से रिवाइज कर लेंगे। कंपनियों के आने का क्रम अलग है, उन्होंने कंपनी बनाई और उसका एक टाइमिंग है, और फिर कोठी बनाने का क्रम अलग है। ठीक है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो सामान्यतया तो कंपनियों का जो आने का क्रम है वो आपका कंपनी स्थापना के क्रम से मैच करता है। खाली अंतर जो है किसमें है? ब्रिटिश और डच में है। कंपनी के आने के क्रम में डच पहले रहते हैं, लेकिन जब कंपनी स्थापना का क्रम होता है तो चूंकि डच कहां चले जाते हैं? इंडोनेशिया चले जाते हैं, और वहां से वापस आने में उनको समय लग जाता है, जिस वजह से कंपनी स्थापना, भारत में कंपनी स्थापना के क्रम में वो अंग्रेजों से क्या जाते हैं? पिछड़ जाते हैं। ठीक है। तो 1498 में पुर्तगाली आए, उसी समय में उन्होंने कंपनी भी स्थापना कर ली, अपनी कंपनी बना करके आए। ब्रिटिश 1600 में आए थे, इनका भी देखिए कंपनी स्थापना का टाइम वही है, बस जो डच है वो 1595 में है, और ठीक 7 साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी बनाई 1602 में। डेनिश जो थे वो 1616 में थे, इन्होंने अपना उसी टाइम पे कंपनी बनाई, और ठीक 4 साल बाद इन्होंने ट्रांकेम्बर तमिलनाडु में जो है इन्होंने क्या कर लिया था? अपना जो है व्यापारिक कोठी बना लिया था। ठीक है। और उसके बाद हम फ्रांसीसी देखते हैं। फ्रांसीसी 1664 में आए थे, इन्होंने सूरत में अपनी 1668 में क्या कर ली थी? कंपनी। ठीक है। तो ये एक चार्ट हो गया। इस चार्ट के माध्यम से आप अपने नोट्स में एक चार्ट बना लेंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार 2 बार देख लेंगे, ये चीजें आपको क्या हो जाएंगी? ठीक है। लोकेशन मैंने सारे आपको इसमें मैप में बता दिया। अब इसके बाद आगे अगर हम आज की क्लास जो मेनली जिस मुद्दे के ऊपर केंद्रित है वो ये है कि आज की क्लास में हम जो है महत्वपूर्ण ढंग से पुर्तगालियों और डच के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है। कि पुर्तगाली और डच का जो कार्यकाल कैसे रहा, कैसे उन्होंने जो हमारे यहाँ जो है क्या क्या काम किया आकर के, तो उसको मैं हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है। तो अब हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे कि पुर्तगाली
में कौन क्या क्या आकर के यहाँ पे भारत में उन्होंने काम किया, उसके बारे में हम यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। तो पुर्तगालियों मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। जब वो भारत पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत हमारे हिंदू शासक जमूरिन के द्वारा किया गया। उसके बाद वास्को डी गामा जब यहाँ से जाते हैं तो 60 गुना लाभ कमाते हैं अपने क्षेत्र में, और वहां पे हल्ला हो जाता है एक तरीके से कि भाई बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा है। तो उसके बाद 1500 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1500 ईस्वी में जब आप देखेंगे तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल नाम का एक और जो है नाविक आता है उसके बाद, जिसके पास 13 जहाजी बेड़े थे, 13 जहाजी बेड़े थे, वह लेकर के भारत में आता है और भारत में आकर के फिर से व्यापार करने की कोशिश करता है, जिसके अंतर्गत वह उसका व्यापारिक संघर्ष होता है उस समय के अरब के लोगों से, जो है ठीक है, अरब के लोगों से संघर्ष होता है, भारत में आता है, वापस वो वहीं से भारत में आता है और व्यापार करता है, जिसमें कई सारे संघर्ष उसको जो अरब के लोग, क्योंकि उस समय अरबों का जो वहां पे शासन था, अरबों का एक तरीके से एकाधिकार था भारत में, कई सारे क्षेत्र उन्होंने जो है जीते हुए थे, तो इसके वजह से जो है अरबों से उनका जो है क्या होता है, लड़ाई होती है। किसका, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का, जो ये किस सन में आया था, ये भारत में 1500 ईस्वी में आया, ठीक है। फिर इसके बाद ये जब वापस आते हैं तो भारत में दूसरी बार फिर आते हैं, कौन से सन में, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा, कितने सन में, 1502 ईस्वी में। तो फिर से आप देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं। पहली बार कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में आए थे। दूसरी बार कब आए, 1502 ईस्वी में आए, ठीक है, 1502 ईस्वी में आए, और 1502 में आते हैं तो उसी का जस्ट एक साल बाद 1503 ईस्वी में, 1502 के बाद 1503 ईस्वी में कोचीन में एक फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। मैंने आपको बताया भी था कि पुर्तगाली जो अपनी पहली फैक्ट्री बनाए थे वो कहां में बनाए थे, कोचीन में बनाए थे। आपको मैंने वीडियो में जो चार्ट बताया तो मैंने क्या बताया था कि 1503 में जो पुर्तगाली अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, तो 1503 में अपनी जो है कोचीन में एक फैक्ट्री जो है इनकी जो है व्यापारिक फैक्ट्री जो है वो क्या जाती है आपकी स्थापित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा आपके आकर के वहां से चले जाते हैं, वास्को डी गामा। अब उसके बाद अगर हम देखें तो वास्को डी गामा के आने के क्रम में वास्को डी गामा भारत लगभग 3 बार आए थे। तो पहली बार तो 1498 ईस्वी में आए, दूसरी बार 1502 ईस्वी में आए, और तीसरी बार जो अंत में जो आते हैं, तो अंत में जो उनका आने का समय रहता है वास्को डी गामा का, वो 1524 ईस्वी होता है। तीसरी बार जो कब होता है, 1524 ईस्वी, और 1524 ईस्वी में जब वो आते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पुर्तगाली कुछ वायसराय कह सकते हैं हम, या फिर गवर्नर जनरल कह सकते हैं, जो कि बारी बारी से आते हैं, जिसमें 3 वायसराय या फिर गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट हैं, जिनका क्रम सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्रम में आपको मिलेगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिनका टाइमिंग है 1505 से 1509, ठीक है, 1505 से 1509। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, अब ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। और नंबर 3 पे जो आपको गवर्नर जनरल याद आते हैं, जिनको बोलते हैं नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, ठीक है। ये इनके नाम का क्रम ध्यान में रखना है। अब इन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे, अलग अलग काम किए थे, इनके बारे में जाना। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल है 1505 से 1509 है। तो इन्होंने जो है आते ही भारत में हिंद महासागर में पुर्तगालियों का एक तरीके से प्रभुत्व स्थापित कर दिया, और जिसके लिए उन्होंने एक जो है नीति स्थापित की थी, जिसको हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं, शांत जल नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी एक नीति स्थापित करते हैं, जिसको हम लोग शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति कहते हैं।
तो कई बार ये पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाले पुर्तगाली शासक, पुर्तगाली जो है गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएंगे। इनके प्रमुख कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाले जो है कौन थे, तो वो आपका जो है शांत जल नीति भी बोल सकते हैं, फिर ब्लू वाटर पॉलिसी बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएंगे। टाइमिंग इसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे नेक्स्ट फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद जो नंबर दूसरा आते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जिनका जो टाइमिंग है वो आपका 1509 से 1515 का है, ठीक है। 1509 से 1515 का है, ठीक है। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को मतलब एक तरीके से अगर हम शॉर्ट नाम रखें तो अल्मीडा पहले हो गया, फिर अल्बुकर्क दूसरे नंबर पर हो गया। तो अल्बुकर्क को जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है एक्चुअल में विस्तार किया पुर्तगालियों का भारत में। इसकी नीतियों के अंतर्गत पुर्तगालियों का काफी विस्तार हुआ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर पहली बार हम देखें तो इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से, बीजापुर के शासक कौन, आदिल शाह ये कहां का था, बीजापुर का था। बीजापुर से इसने जीत लिया गोवा, क्या जीत लिया, गोवा, किस सन में, 1510, ठीक है। 1510 ईस्वी में सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम अगर हम देखें, यहां पे मैं मिटा दे रहा हूं इसको, सबसे पहला काम जो है, सबसे पहला काम जो अल्बुकर्क का रहा, वो इंपॉर्टेंट जो काम आता है वो गोवा को जीतना था, किस सन में, 1510 ईस्वी में, किससे, आदिल शाह, जो कहां का रहने वाला था, बीजापुर, ठीक है। दूसरा काम अगर हम देखें इसका जो है, तो इसने जो है कन्नूर में एक फैक्ट्री अपनी स्थापित करी, दूसरी फैक्ट्री इसने कहां पे स्थापित करी, कन्नूर में एक फैक्ट्री दूसरी स्थापित, पहली फैक्ट्री कहां पे, कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री कहां पे, कन्नूर में, ठीक है। तीसरे काम की तरफ अगर इसके बढ़े जो है, तो अगर आप देखेंगे तीसरा काम इसका जो था कि इसने कोचीन को राजधानी बनाई अपनी, कोचीन को क्या बनाई, राजधानी बनाई। इसने राजधानी किसको बनाया था, कोचीन, ठीक है, कोचीन को इसने राजधानी बनाई थी। इंपॉर्टेंट कामों में इसके एक काम ये भी आता है कि जो ये अल्बुकर्क था, इसने जो है सती प्रथा का विरोध किया था। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत में सती प्रथा का विरोध सबसे पहले करने वाला जो है कौन था, तो इसने जो है अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर जनरल था, यह जो है अपने शासनकाल के दौरान जो है इसने विरोध किया किसका, जो है सती प्रथा का, ठीक है, सती प्रथा का इसने विरोध किया था। यह राजा राम मोहन राय का जो है पूर्वगामी था, मतलब राजा राम मोहन राय से पहले आया हुआ था भारत में, चूंकि राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बहुत बड़ा काम किया था सती प्रथा के ऊपर, लेकिन इसने जो है सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था, जिसके लिए जो है भारत में जो है काफी ज्यादा दिक्कतें आई, मतलब भारतीय ने काफी इसका विरोध किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो भारत में एक और इसने नीति लेकर के आया था। इसकी एक नीति थी जिससे वह पुर्तगालियों को बहुत प्रेरित करता था भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए। इसका एक मानना था इसके पीछे कि अगर पुर्तगाली भारतीय महिलाओं से शादी करते हैं तो एक तो ये होगा कि उनके धर्म का वो ईसाई बन जाएंगे, उनके धर्म का प्रचार हो जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि भारतीय उनको जो है अपना समझने लग जाएंगे, और भारतीय उनको अपना समझने लग जाएंगे, तो जिससे उनको स्थापित होने में काफी सुविधा होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो यह उसके जो है महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से शादी करना भी जो है इसके एक नीतियों में था, जो आगे चल करके इसमें पुर्तगालियों के पतन के लिए बड़ी वजह बिनती बनती है जो, ठीक है। तो ये आपका नंबर 4 पॉइंट हो गया अल्बुकर्क का, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद अगले जो है अगर हम पुर्तगाली को देखें तो नेक्स्ट अगला हमारा जो है पुर्तगाली है वो नीनो डी कुन्हा है। कौन है? नीनो डी कुन्हा, जिसका जो समय है वो है 1529 से लेकर के 1538, ठीक है। अब मैंने आपको 2 लोगों के बारे में बता दिया, जो है अल्मीडा के बारे में बताया, फिर अल्बुकर्क के बारे में बताया। अब ये तीसरा आपका आने वाला एक तरीके से कह सकते हैं आपका गवर्नर जनरल या फिर वायसराय था, जिसने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया कि जहां पे
जो अल्बुकर्क था वो कोचीन को राजधानी बनाया हुआ था, तो इसने जो है गोवा को अपनी राजधानी बना दी। किसको बना दी राजधानी? गोवा को राजधानी बना दी। गोवा के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि गोवा को जीतने वाला कौन था? अल्बुकर्क था। किस सन में? 1510 ईस्वी में जो है किससे? बीजापुर के शासक आदिल शाह से जो है कौन जीता था? अल्बुकर्क जीता था। और यह आते ही अपने समय में गोवा को क्या बना देता है? राजधानी बना देता है। एक जानकारी मैं और इसमें देना चाहूंगा कि गोवा जो केंद्र रहा वो जो है पुर्तगालियों का बहुत लंबे समय तक केंद्र था। मतलब कि भारत में सबसे पहले आने वाले जो है यूरोपियों में पुर्तगाली थे, और उन्होंने सबसे अंत में जाने वाले जो भी थे वो भी आपका पुर्तगाली थे। गोवा में यह सन 1961 तक रहते हैं, सन 1961 तक रहते हैं, और उसके बाद ये जाते हैं। ठीक है। दूसरा काम अगर हम देखें तो दूसरा काम इनके टाइम में 1535 ईस्वी में दीव को, दमन और दीव आप जानते होंगे, तो 1535 ईस्वी में दीव को, और नंबर 3 पे दमन को जो है 1559 ईस्वी में, इस ईस्वी में 1559 ईस्वी में अपने एकाधिकार में ले लिया गया, जो कि लंबे समय तक पुर्तगालियों के एकाधिकार में रहा। तो दमन और दीव को अगर हम बता दें तो दीव अगर आप देखेंगे तो ये मैप में गुजरात का पोर्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जूम करने के बाद ये देखेंगे हम पोर्शन में, तो ये जो पोर्शन आपका गुजरात में था, तो गुजरात में ये जो पोर्शन है आपका दीव का है, और यहाँ पे जो नीचे का पोर्शन है वो आपका क्या है? दमन का है। तो दीव आपका कौन से सन में जीत लिया गया था? 1535 में, और दमन पे अधिकार कब हो गया था? 1559 में हो गया था। ठीक है, जो कि अंत तक जो है पुर्तगालियों के साथ में है। ठीक है। अब पुर्तगालियों में या देखें तो नीनो डी क्रुन्हा के बाद बाकी जो लोग आए वो उतने ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। पुर्तगालियों की एक जो है नीति थी, क्योंकि आपको पता है कि हिंद महासागर और अरब सागर में जो है पुर्तगालियों का एक तरीके से अपने समय में एकाधिकार था, और किसी को भी उसके अंतर्गत आने जाने की अनुमति नहीं थी। इवन की भारतीयों और अरबों को भी इसमें जो है आने जाने की जो है अनुमति नहीं थी। मतलब यह है कि आप उनके बिना अनुमति के वहां पे अपना जहाजी व्यापार, जहाजी बेड़ा उतार नहीं सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो एक नीति आई थी कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। इस व्यवस्था का मतलब यही था कि यह जो है, जो कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था जो था, मैं एक बार यहाँ तो लिख दे रहा हूं इसको, कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ये जो कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था थी, इसका मतलब क्या था कि ये एक प्रकार से परमिट था। इस परमिट का तात्पर्य ये था कि बिना इस परमिट को लिए, बिना इस परमिट का टैक्स भरे आप जो है भारत में प्रवेश, भारत के इन तटीय इलाकों पर समुद्री जहाजों में अपने जहाज लेकर प्रवेश नहीं कर सकते थे। आप इसकी हनक इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल काल में अकबर जो थे, अकबर को भी यह कार्टेज जो है कर देना पड़ता था उस समय के टाइम में जो, ठीक है। तो अकबर को भी यह कार्टेज कर आपको देना पड़ा था, ठीक है। अब मैं वो उसके बाद अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो पुर्तगालियों के जो पतन के मुख्य कारणों में रहा, तो पुर्तगालियों के पतन के मुख्य कारणों में यह था कि उनका शासन एक तरीके से कुछ समय बाद जाके एकदम भ्रष्ट हो गया, ठीक है। उनकी जो वैवाहिक नीतियां थी, जो भारत में भारतीयों की महिलाओं से शादी करना था, ये एक तरीके से यह भी जो आपका पतन का कारण रहा इनके जो है। फिर योग शासकों का अभाव रहा इनके टाइम में। योग शासक, क्योंकि जब 2-3 जो उनके वायसराय या गवर्नर आए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए, लेकिन उसके बाद जो आने वाले गवर्नर थे या फिर जो भी लोग आए वो उतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे, जिसकी वजह से इनका जो क्या हो गया, पतन हो गया। ये आने वाले जो नेक्स्ट कंपनियां थी, जैसे डच हो गए, ब्रिटिश हो गए और आपके फ्रांसीसी हो गए, इनके आगे इनका जो बस नहीं चल पाया, ये इनसे हार गए और एक तरीके से सीमित क्षेत्र में ही रह गए जो है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा ये प्रभाव अपना जो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर पाए, एक तरीके से व्यापार से ही खाली इनका मतलब रह गया। और आखिरी में ये गोवा में 1961 तक रहते हैं। ये गोवा आपका देखेंगे तो यही बीच में जो मुंबई और महाराष्ट्र और इधर आपका कर्नाटक के बीच में एक जगह पड़ती है गोवा में, यहीं पे आपका जो है यह 1961 तक रहे, ठीक है, पुर्तगाली। और उसके बाद फिर क्या जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से चले गए, ठीक है। एक पॉइंट और है जो कि इनके पतन के रूप में कारण मिलता है कि यह स्पेन से मिल गए थे पुर्तगाली जो, और स्पेन से मिलने की वजह से जो है इनका जो है एक तरीके से कमजोर पड़ जाती है नीतियां, और अकेले एक होता है कि अकेले का डिसीजन लेने की पावर होती है वो समाप्त हो जाती है, कई सारे ओनर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपस में मतभेद होते हैं और जिसकी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाते और अंग्रेजों के सामने और फ्रांसीसियों के सामने, अन्य जो पुर्तगाली कंपनियों के सामने ये टिक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से समाप्त हो जाते हैं, इनका राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है। अब ये खाली व्यापार कर पाते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे जो कंपनी थी वो आपकी डच थी। मैंने आपको बताया था कि नंबर दूसरी कंपनी जो आई हुई है
भारत में व्यापार करने के लिए वो कौन थी, वो आपकी डच थी। तो अब थोड़ा सा हम डच के बारे में जान लेते हैं। और डच के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, कुछ एक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। डच कितने सन में आए थे, तो आपको याद होगा कि डच आने वाले कितने सन में थे, 1595 ईस्वी में थे भारत में, ठीक है। इनमें जो मेन था, जो यहाँ पे आकर के एक तरीके से डचों के थोड़े से प्रोत्साहन में काम किया, जो डचों के विस्तार में काम किया, वो जो था कार्नेलियस हाउटमैन, एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां का गवर्नर जनरल या वायसराय आप कह सकते हैं, कार्नेलियस हाउटमैन, ठीक है, यह था, ठीक है। डच के बारे में ये बताया जाता है कि डच सबसे पहले कहां गए, डच सबसे पहले गए थे आपका जो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जाने के बाद फिर वो भारत की तरफ आए थे। इसी वजह से जो कंपनी स्थापना के क्रम में वो अंग्रेजों से क्या हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो यह सेकेंड नंबर पे आपको जो है अंग्रेज आ गए, ना कि जो डच आ पाए। जो तो डचों का जो कंपनी स्थापना का क्रम तीसरा हो गया था इसी वजह से, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसके अंतर्गत जो है कि डच जो है मसाले के लिए भारतीयों के ऊपर निर्भर नहीं हो पाए, क्योंकि मसालों का पूरा जो कारोबार था वो पुर्तगाली चूंकि पहले आ चुके थे, तो पुर्तगालियों के अधिकार में पूरा जो मसाले और काले मिर्च का कारोबार हो गया था। तो इसलिए जो है डच जो है, मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया जो ये भारत है और जो ऑस्ट्रेलिया इसी के बीच में छोटे छोटे भूखंड है, इसी में आपका इंडोनेशिया पड़ता है। तो इंडोनेशिया से ये लोग मसाले का व्यापार किए और भारत में मेनली जो इन्होंने कपड़ों का कार्य किया। भारत से इन्होंने जो है कपड़े का कार्य किया, कपड़ों का व्यापार, ठीक है। डच के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि 1759 ईस्वी में, कौन से सन में, 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच में एक युद्ध होता है। अंग्रेजों और डचों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे वो आपका कौन से थे, आपका जो है लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव के टाइम में जो है एक बेदरा का युद्ध होता है, जो कि बंगाल क्षेत्र में था। कहां पे हुआ था, बंगाल क्षेत्र में, और जिसके अंतर्गत जो है डच जो है वो हार जाते हैं। डच हार जाते हैं तो डचों का क्या हो जाता है, आपका पतन हो जाता है। डच आपको एक तरीके से वो खाली व्यापारी केंद्र की तरफ रह पाते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप उनका समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको टोटल डिटेल में बताया। एक क्वेश्चन और आपका बनता है इनमें अंग्रेजों में, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले बोला जाता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो कंपनी बना करके स्थापित कर ली, कंप्लीट कर ली, वो कंपनी कौन सी थी, सबसे पहले कंपनी कहाँ पे स्थापित की थी। तो अब इसमें थोड़ा सा स्टोरी इसको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो कंपनी का कार्य जो था वो 1608 में सूरत में शुरू किया गया था। जहांगीर जो थे वहां पे मुगल बादशाह थे उस टाइम पे, उनसे इजाजत लेकर के 1608 ईस्वी में सूरत में कंपनी की शुरुआत कर दी गई थी। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले कंपनी कौन सी डाली गई, शुरुआत कौन सी की गई, तो वो आपकी सूरत वाली कंपनी हो जाएगी 1608 में। लेकिन हुआ क्या कि जब 1608 में कंपनी शुरुआत होती है जहांगीर के दरबार से आज्ञा लेकर के, मुगल शासक जहांगीर के दरबार से, तो उसके बाद होता क्या है कि क्योंकि उस समय पुर्तगाली आ चुके थे भारत में और वह जहांगीर के जो है समकालीन थे, जहांगीर के दरबार में थे, तो उन्होंने वैमनस्य भावना के तहत जो है जहांगीर को भर दिया, थोड़ा सा भड़का दिया पुर्तगालियों के खिलाफ, जिसकी वजह से जहांगीर ने जो है इनका जो सूरत वाली फैक्ट्री थी उसका कार्य जो है रोक दिया। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, इनको जो है 1608 में जो सूरत वाली फैक्ट्री थी इसको क्या कर दिया, ऐसा कार्य रोक दिया। जब 1608 में इस फैक्ट्री का काम रुक जाता है तो उसी समय अंग्रेज कहां चले आते हैं, मौसलीपट्टम आ जाते हैं, और मौसलीपट्टम में इन्होंने 1605 में जो है 1605 कह रहे हैं 1608 ईस्वी में जो है, 1608 भी नहीं है, 1611 का टाइम इनका जो, ठीक है। तो 1611 में जो है इन्होंने अपनी एक जो है फैक्ट्री स्थापित कर ली, मतलब बना करके कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 1611 ईस्वी में जो है इन्होंने अपनी कंपनी जो है कंप्लीट कर ली। अब 1611 में इन्होंने कंपनी तो बना ली जो है, अब 1608 वाली सूरत वाली कंपनी अभी कंप्लीट नहीं थी, तो आकर के 1613 ईस्वी में सूरत वाली कंपनी क्या की जाती है, कंप्लीट की जाती है, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि सबसे पहले कंपनी कौन बन के तैयार हो गई, तो सबसे पहले कंपनी 1611 ईस्वी में ये जो आपकी मौसलीपट्टम वाली है वो आपके बन के तैयार हो गई थी। 1613 ईस्वी में सूरत वाले कंपनी का काम इन्होंने फिर बाद में क्या किया था, कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी थी जो बनकर के तैयार हो गई थी, तो वो आपकी 1611 ईस्वी में मौसलीपट्टम वाली कंपनी थी अंग्रेजों की।
अगर ये बोले कि सबसे पहले कंपनी का काम कौन सा शुरू किया गया, तो वो आपका सूरत वाला था, जो कि काम कंपनी का 1608 में शुरू किया गया था, और उस कंपनी को बनने में 5 साल लगे, क्योंकि बीच में उस कंपनी का काम रुक गया था। तो 1613 ईस्वी में उस कंपनी को क्या किया था, काम समाप्त किया गया था। तो ये कंफ्यूजन का विषय रहता, जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट था, जिसमें मैंने आपको आज की वीडियो में पुर्तगालियों तथा जो है डचों के बारे में बताया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आने वाली कंपनियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको लेके चलेंगे जो है, ठीक है। तो ये मेरा एक प्रयास था आपको मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस को अपलोड करने का, बताने का जो है। मैंने लगभग हर पॉइंट्स को टच किया हुआ, बताया हुआ है। कुछ वर्डिंग्स हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में देखने में छोटे लगे हों, आप मैप का पूरा अच्छे से प्रयोग करिए, और मैंने अपने तरीके से इसको कोडिफाई किया था। आप अगर शब्दों को और मेरे लैंग्वेज को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, तो मैं इस गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि आपको सारी चीजें स्पष्ट तौर पे क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो एक बार इसको मन से एक बार दो बार पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, और कोशिश करिए कि किताबों से, वीडियोस के माध्यम से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप। देखिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीजों का बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। एक तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए पूरी की पूरी, स्टोरी नहीं पता रहेगी तो फिर बड़ी समस्या होने वाली। दूसरा, आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट, स्टोरी और कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तब आप जाकर के अगर फैक्ट रटेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको तैयार हो जाएगा। तो स्टोरी, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, ये 3 बातों को लेकर के आपको चलना है, तब जाकर के आपका काम होगा। तो स्टोरी मैंने आपको पूरी समझाई, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया कि कब कहां पे क्या हुआ, और फैक्ट भी मैंने लगभग सारे के सारे इसमें डाल दिए हैं। पहले जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले उसको पूरा समझें, उस स्टोरी को अपने दिमाग में जाने दें, और उसके बाद फिर आप फैक्ट्स को नोट करें, किताबों का प्रयोग करें, अन्य स्रोतों से उसका हेल्प लें। हालांकि मैंने लगभग हर फैक्ट को यहाँ पर लाने की कोशिश करी, हमने डाल दिया है। इसको एक बार आप पढ़ें जो है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही इसका अगला पार्ट लेके आएंगे, जिसमें अगली आने वाली यूरोपीय कंपनियों के बारे में आपको बताएं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।